पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में चक्रवाती तूफान अम्फन ने जमकर तबाही मचाई है। कोलकाता में तूफान के दौरान एक वीडियो सामने आया था। इसमें चिंगारियां निकल रही हैं, मानो जैसे बिजली के तार आपस में लड़ गए हों, जबकि कई जगह पेड़ गिर गए। ये पेड़ कई बसों पर गिरे, जिसके बाद रास्ते बंद हो गए। कई जगह बिजली के खंभे गिर गए, जिससे बिजली भी गुल हो गई। यही नहीं, कई जगहों पर पेड़ मकानों पर भी गिरे। बंगाल में तूफान से अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। अम्फन तूफान के पहुंचने से पहले ही पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दोपहर 2:30 बजे तूफान ने बंगाल के तट से टकराना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी। पश्चिम बंगाल के दीघा में समुद्र से कई फीट ऊंची लहरें उठती दिखी। ये असर तो केवल तूफान की दस्तक से हुआ और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। दक्षिण 24 परगना में भी घंटों तक बारिश हुई। आसमान से बरस रहे पानी के साथ चल रही तेज हवाएं लोगों को डराने लगी, क्योंकि तूफान के पहुंचने से पहले ही बड़ी तबाही की दस्तक महसूस होने लगी। दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन में ही तूफान सबसे पहले तट से टकराया, इसलिए सुंदरबन में असर भी सबसे ज्यादा दिखने लगा। करीब 10 फीट ऊंची लहरें समुद्र से उठती हुई दिखने लगी। अचानक हवाएं इतना शोर करने लगीं कि बेहद करीब खड़े शख्स की आवाज सुनना मुश्किल हो जाए। दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन में लैंडफॉल के बाद हवाओं की गति वहां पर 140 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड की गई है। हवाओं और लहरों का शोर लोगों को डराने लगा। जो लोग किसी वजह से राहत शिविरों तक नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने भी बचने के लिए भागना शुरू कर दिया। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं वो भी कहीं डर चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को कहना है किसी को कहीं पर नहीं रुकना है, सबको जाना पड़ेगा वो साइक्लोन सेंटर में। तूफान की दस्तक के बाद ही जगह जगह से नुकसान की खबरें भी आने लगी। हालांकि इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने पहले ही तैयारी कर ली थी, इसलिए जहां से भी नुकसान की खबरें आई वहां एनडीआरएफ की टीमें बारिश रुकने से पहले ही पहुंच गई और पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया। पूर्वी मेदिनीपुर में तूफान के दौरान हवाएं इतनी तेज चली कि कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे टूट गए, लेकिन एनडीआरएफ की टीमें तो जैसे तैयार ही बैठी थी। मूसलाधार बारिश के बीच अपने औजार लेकर टीमें सड़कों पर पहुंच गईं। टूटे हुए खंभों पर लटकी बिजली की तारों को काटा गया ताकि कोई हादसा न हो, और फिर मशीनों से बड़े बड़े पेड़ों को काटकर हटाने का काम शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल ही नहीं, ओडिशा के भी कई जिलों में ऐसी ही तस्वीरें दिखी। सड़कों के किनारे खड़े बड़े बड़े पेड़ों ने तूफान के आगे घुटने टेक दिए। पारादीप में बहुत से जगह पेड़ उखड़े पड़े हैं और जगह जगह पेड़ों के जो टहनियां हैं या फिर बड़े बड़े पेड़ हैं सब उखड़ के पड़े हैं। ओडिशा में भी तूफान के आने से कई घंटे पहले से तेज बारिश शुरू हो गई। हालांकि ज्यादातर लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। जगत सिंहपुर जिले में भी बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। ऐसा ही एक पेड़ एक झोपड़ी के ऊपर गिर गया। गनीमत यह रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद ओडिशा फायर सेफ्टी विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ को हटाया। और इस तरह की चुनौतियों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और राज्यों की पुलिस 2 दिन पहले से तैनात थी। तूफान के असर की आशंका वाले जिलों में लोगों के घरों से निकलने पर रोक लगा दी गई। बस, ट्रेन और कार्गो विमानों के पूरे ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। समुद्र के तटों के पास रहने वाले लाखों लोगों के घर खाली करा लिए गए और लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। मौसम विभाग के शाम 4:30 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक ओडिशा के पारादीप से सबसे ज्यादा 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बंगाल में सबसे ज्यादा 69 मिलीमीटर बारिश दीघा में हुई। अम्फन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका ओडिशा के जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और भद्रक जिलों में, जबकि पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, कोलकाता, हावड़ा और हुगली जिलों में तूफान का ज्यादा असर होने की आशंका है। हालांकि तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने में एजेंसियों को अभी लंबा वक्त लग सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में तूफान से नुकसान की आशंका थी, वहां बड़ी संख्या में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया था। इन टीमों ने वक्त रहते लाखों लोगों को समुद्र के तटों के पास से निकालकर महफूज जगहों तक पहुंचाया, जहां उनके लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए। ज्यादातर जगहों पर पहुंची एनडीआरएफ की टीमों को न केवल लोगों को बचाने की ट्रेनिंग दी गई, बल्कि कोरोना संकट से भी सावधान किया गया। बचाव दल अपने साथ खासतौर पर नाव, पेड़ काटने की मशीनें और कई अहम औजार लेकर पहुंचे। जब से डिप्लॉयमेंट हुआ है तब से तैयारियों में लगे हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं और साथ में ही यहाँ के जो भी नज़दीकी गांव हैं
जहां पर लोग फंसने के अंदेशा हो सकते हैं, वहां से लोगों को निरंतर इवैक्यूएट किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में मजबूत इमारतों को राहत शिविरों में 2 दिन पहले ही बदल दिया गया था। इन जगहों पर लोगों को ठहराने और उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। कोलकाता में तूफान पर नजर रखने के लिए एक खास कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम से अम्फन की चाल और अलग अलग जिलों में चल रहे बचाव अभियान पर नजर रखी गई। सीएम ममता बनर्जी खुद घंटों तक कंट्रोल रूम में बैठकर हालात देखती रहीं और अधिकारियों को निर्देश देती रहीं। भारतीय रेलवे ने 1 जून से रोजाना चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए आज सुबह 10 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने का फैसला किया है। इन ट्रेनों की सूची भी जारी कर दी गई है। ट्रेनों में पहले से आरक्षण कराने की समय सीमा 30 दिन होगी। ये ट्रेनें पूरी तरह रिजर्व होंगी। इन ट्रेनों में तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा नहीं होगी। यात्रियों की पहली लिस्ट ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले और दूसरी लिस्ट ट्रेन खुलने के 2 घंटे पहले तैयार होगी। स्टेशन परिसर में दाखिल होने से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी और बिना लक्षण वाले यात्रियों को स्टेशन में एंट्री करने और ट्रेन में चढ़ने की इजाजत होगी। इन ट्रेनों का किराया सामान्य होगा। सफर के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके लिखा है, रेलवे ने भारत के लोगों के लिए 1 जून से यात्री ट्रेन सेवाओं को बहाल करने का फैसला लिया है। एहतियाती कदम उठाते हुए 200 और ट्रेनें शुरू होंगी। इन ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग 21 मई को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में फंसे सैकड़ों मजदूरों को बसों में बिठाकर उनके गांव भेजा गया। मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए सबसे पहले उनकी मेडिकल जांच की गई और रजिस्ट्रेशन किया गया और उसके बाद बसों में बिठाकर उन्हें ग्रेटर नोएडा के कासना डिपो से रवाना कर दिया गया। मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए यूपी रोडवेज की कई बसों को लगाया गया। लॉकडाउन के बीच गांव लौट रहे सभी मजदूरों ने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया और बसों में भेजे जाने पर खुशी जताई। खुश हैं अपने गांव छतरपुर जा रहे हैं। हाँ। छतरपुर जा रहे हैं, तो आप लोग सब खुश हैं? हाँ जी, सब खुश हैं। नियमों के तहत बसों के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर जाने वाली एक बस में बैठे मजदूरों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए जाने पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि बस के ड्राइवर ने खुद को सुरक्षित रखने का तरीका पहले ही ढूंढ लिया था। जो मजदूर हैं बैठे हुए हैं, लेकिन ड्राइवर ने अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराने के लिए यहाँ पर रस्सी एक बांध दिया है कि इस रस्सी से आगे कोई भी सवारी नहीं जा सकता है। बताया गया कि बीते 2 दिन में ग्रेटर नोएडा से 170 बसों में सैकड़ों मजदूरों को उनके गांव भेजा गया। लेकिन कई मजदूर ऐसे भी दिखे जिन्हें लंबे इंतजार के बाद भी गांव लौटने के लिए बसें नहीं मिली। ग्रेटर नोएडा से बसें चलने की खबर मिलने पर 1 दिन पहले ही वहां सैकड़ों मजदूर पहुंच गए थे, लेकिन उनमें ज्यादातर मजदूर ऐसे थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। इसलिए कई मजदूरों को बस अड्डे के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ा। मैडम कब से बैठी हैं आप? हम कल दोपहर से बैठे हैं। कल दोपहर से बैठे? हाँ। तो क्या बोल रहे हैं आपको यहाँ पे? अब देखो कोई सुविधा दिखाई नहीं दे रही है, देखो क्या होता क्या नहीं, समझ नहीं कुछ आ रहा है। जितनी भीड़ बस अड्डे के बाहर दिखी, उससे कहीं ज्यादा लोग बस अड्डे के अंदर बैठकर गांव लौटने का इंतजार करते रहे। सभी लोग एक दूसरे के काफी करीब बैठे नजर आए। पुलिस के साथ वहां प्रशासन के कुछ अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन उनकी कोशिशों के बाद भी मजदूरों के बीच जरूरी दूरी नहीं बनाई जा सकी। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ हो गई है, जिसको हम लोग के व्यवस्थित किया जा रहा है जिस तरह से भी हो सके, और उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए भेजा जा रहा है स्टेशन। बताया गया कि ग्रेटर नोएडा से मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी के अलग अलग जिलों के लिए बसें चलाई गईं और कई मजदूरों को उनके गांव भेजा गया। रेलवे स्टेशनों पर किताबों के स्टॉल और खाने पीने की दुकानों को खोलने की मंजूरी मिल गई है। लॉकडाउन की वजह से ये सभी स्टॉल्स करीब 2 महीने से बंद पड़े हैं और अब रेलवे ने इन्हें खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि रेलवे स्टेशन के अंदर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर मनाही है। चीन के वुहान में बिना लक्षण वाले कोरोना के मरीजों की तादाद में काफी कमी आई है। वुहान से ही दुनिया भर में कोरोना के फैलने की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद वहां के हर नागरिक का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया गया। इसके लिए वहां कई जांच सेंटर बनाए गए, जहां लोगों की लंबी कतारें नजर आईं। स्कूलों में भी कोरोना की जांच के इंतजाम किए गए। वुहान में सिर्फ 10 दिन के अंदर ही 1 करोड़ 10 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट कराए जाने हैं, जिनमें अब तक करीब 30 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। इतनी बड़ी तादाद में टेस्ट कराने के लिए वहां घर घर जाकर आंकड़े जुटाए गए, जिसके बाद उनका टेस्ट कराया गया। जांच के दौरान वहां लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया। जांच कराने पहुंचे लोग भी एक दूसरे से कई फीट की दूरी पर खड़े नजर आए। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने कई संगठनों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने आज से बाजार खोलने के आदेश दिए हैं। बाजार की दुकानों को खोलने के लिए दिन तय किए गए हैं, यानी
जो दुकानें आज खुलेंगी वो कल नहीं खुलेंगी। यही नहीं, साप्ताहिक बाजार सिर्फ रविवार को लगेगा। साथ ही व्यापारिक गतिविधियां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही होंगी। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस फिर भेजा गया। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछली कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस विधायकों को सरकारी बंगला खाली करने का फिर नोटिस भेजा। कैब सेवा देने वाली कंपनी ओला ने कोरोना वायरस की वजह से बने खराब हालात के बाद 1400 कर्मचारियों की छटनी करने का फैसला लिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक बच्ची का शव मिलने के बाद उसके परिवार वालों ने हत्या से पहले रेप की आशंका जताई। यूपी के मेरठ में पुरानी रंजिश में हुए एक विवाद में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने सोशल मीडिया पर अपने एक बैट की तस्वीर शेयर की जिससे उन्होंने 5 शतक लगाए थे। राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा सामने आया। यहां अचानक रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने 7 की बोगियों को चपेट में ले लिया। आग लगने से बोगी जलकर राख हो गई। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पा लिया गया। लॉकडाउन के चौथे चरण में राजस्थान सरकार ने खाने पीने की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की छूट दी तो इसका अच्छा असर नजर आया। दुकानों और रेस्टोरेंट में खाने पीने की छूट नहीं है, लेकिन यहां से खाने की चीजें पैक कराकर ले जाने और होम डिलीवरी की छूट है। इस छूट की वजह से जयपुर की मशहूर कचौरियों की दुकान की रौनक लौट आई और करीब 60 दिनों से बंद दुकान में कचौरी और मिठाइयां नजर आने लगी। इस वक्त हम रावत कचौरी मिष्ठान भंडार पे हैं और काफ़ी देख सकते हैं कि वो बाइक लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। ये डिलीवरी के लिए, होम डिलीवरी के लिए जो सर्विसेज वाले हैं वो आए हैं। बताया गया कि दुकान खुलते ही ऑनलाइन ऑर्डरों की झड़ी लग गई। नौबत ऐसी आ गई कि यहां मिले ऑर्डरों को बाइक से घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन लड़कों की है वो भी इंतजार करते नजर आए। हमारी कचौरियां खूब लोग पसंद कर रहे हैं और मंगा रहे हैं। रेस्टोरेंट में खाने पीने पर लगी रोक की वजह से आमतौर पर लगने वाली भीड़ तो नहीं दिखी, लेकिन स्वाद के शौकीन कई लोग खुद ही अपनी पसंद की चीजें पैक कराने पहुंचते नजर आए। हरियाणा के करनाल से कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंकज पुनिया पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के नेताओं के खिलाफ विवादास्पद ट्वीट करने का आरोप है। इससे पहले करनाल में पंकज पुनिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंकज पुनिया ने अपने ट्वीट में धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर अपमानित किया है। गुरुग्राम और दिल्ली के बॉर्डर पर पुलिस पर पथराव की घटना हुई। बॉर्डर के पास के एक गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर गुरुग्राम में घुसने की कोशिश करने लगे और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव के कुछ वीडियो सामने आए जिनमें कुछ लोगों की गांव के लोगों को उकसाने की आवाजें सुनाई दी। गांव वालों की भीड़ और पुलिस आमने सामने आ गए। लोग पुलिस वालों पर पत्थर बरसाते रहे और हालात बिगड़ते चले गए। ये गुरुग्राम के पालम विहार के पास लगने वाली दिल्ली की सीमा का एक गांव है, जहां न तो कोई बड़ा टोल बैरियर है और न ही कोई हाईवे। गुरुग्राम में एंट्री न मिलने पर बॉर्डर पर बसे गांव सलाहपुर खेड़ा के लोगों का गुस्सा भड़क गया। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हमने उनको समझाया कि बगैर मेडिकल चेकअप के आप एक साथ इतने लोग यहाँ नहीं आ सकते, तो उन्होंने पुलिस के साथ पथराव की कोशिश की। दिल्ली और गुरुग्राम के बॉर्डर 1 मई से ही सील हैं। बॉर्डर पार करने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए सरकारी पास के अलावा मेडिकल स्क्रीनिंग से भी गुजरने की शर्त है। बिहार के दरभंगा में क्वारंटीन सेंटर में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि इस क्वारंटीन सेंटर में करीब 150 लोगों को ठहराया गया है। इनमें से कुछ लोगों के बीच किसी मामूली बात पर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इसका वीडियो वायरल हो गया। इसमें साफ दिखा कि कुछ लोगों ने टेंट के लिए लगाई गई बल्लियों को उखाड़ लिया और मारपीट पर उतारू हो गए। इस बीच कुछ लोगों ने हाथों में पत्थर उठा लिए और दूसरे गुट के लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसे में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से पहली मंजिल पर जाते दिखाई दिए। मारपीट के दौरान 2 लोग जख्मी भी हो गए। बताया गया कि बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर इस हंगामे को शांत कराया। अमेरिका के फीनिक्स में जंगल में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। खतरे को देखते हुए वहां के 132 मकानों को खाली करवा लिया गया। क्योंकि तेज हवाओं की वजह से जंगल में लगी आग अब लोगों के घरों के बेहद करीब पहुंच गई।
आग इतनी भीषण थी कि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता दिखाई दिया। इस बीच एक आदमी अपने घर को बचाने के लिए पाइप से आग की लपटों पर पानी की बौछार करता दिखा। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी दिखी, लेकिन बढ़ते खतरे को देखते हुए विमानों को भी आग बुझाने के काम में लगाया गया। आग पर काबू पाने के लिए छोटे और बड़े विमान आसमान से केमिकल का छिड़काव करते दिखे। बताया गया कि जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग में जलकर राख हो गया। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश एक गाड़ी में आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने सेक्टर 143 में घेर लिया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें 3 बदमाशों को गोली लग गई। इन बदमाशों के पास से पुलिस को 3 तमंचे मिले हैं। पुलिस ने दावा किया है कि इन बदमाशों ने 15-16 मई की रात को कूलरों से भरे कैंटर को लूट लिया था, जिनकी पुलिस को तलाश थी। सूचना मिली थी कि यामा कट के पास एक कैंटर गाड़ी में कुछ बदमाश लोग जा रहे हैं। उसको कंट्रोल को तत्काल अवगत कराया गया था और पूरी कॉम्बिंग की गई थी पूरे एरिया की और चेकिंग कराई गई थी। SHG को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था और जब चेकिंग के दौरान सेक्टर 143 में पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई, इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी और पुलिस की मुठभेड़ में इनमें से 3 लोगों को गोली लगी और 4 लोग इसमें से फरार हो गए अपनी इनोवा में और कैंटर जो इनके पास था वो बरामद किया गया। और जब इनकी पहचान की गई तो ये पता लगा कि जो मार्च 15 को फिरोजपुर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी लूट की कैंटर की, वो भी इनके द्वारा की गई थी और उसमें यही कैंटर इन्वॉल्व था। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों का स्पेशल ट्रेनों के जरिए अपने गांव लौटने का सिलसिला जारी है। ऐसी एक ट्रेन 1500 लोगों को मुंबई से बोकारो लेकर पहुंची, जहां इन लोगों को एक एक कर ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। एक कोच से लोगों के उतरने के बाद ही दूसरे कोच से लोगों को उतारा गया। एक दूसरे के बीच फासला बना रहे, इसका भी ध्यान रखा गया। कई किलोमीटर का सफर तय करके बोकारो पहुंचे इन लोगों की स्टेशन पर ही स्क्रीनिंग की गई। बताया गया कि लॉकडाउन में फंसे सैकड़ों छात्र भी इस ट्रेन से गांव लौटे। इसी तरह राजस्थान के उदयपुर से करीब 1000 से ज्यादा लोग पलामू रेलवे स्टेशन भी पहुंचे। ट्रेन से उतरते ही इन लोगों के हाथों को सैनिटाइज कराया गया और फिर डॉक्टरों की टीम ने उनके शरीर का तापमान भी मापा। स्टेशन से बाहर निकलते वक्त इन लोगों को मास्क भी बांटे गए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें बाहरी मजदूरों को उनके राज्य भेजने से जुड़ी कोई चिट्ठी नहीं मिली है, जबकि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दावा किया कि उनकी चिट्ठी 2 दिन पहले ही केजरीवाल सरकार को मिल गई, जिसमें उन्होंने मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए 300 बसें चलाने की इजाजत मांगी। लेकिन परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ऐसी किसी भी चिट्ठी के मिलने से इनकार कर दिया। नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। आई थिंक मुझे किसी ने बताया कि सीएम साहब को लिखा है, तो जब वो चिट्ठी आएगी तो उस पर उसको एग्जामिन करके जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के बयान को दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने घटिया राजनीति करार दिया। अनिल चौधरी ने न्यूज 18 से कहा कि उन्होंने चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि इसका खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी, लेकिन केजरीवाल सरकार कांग्रेस को मजदूरों के हक में काम करने से रोक रही है। इस पे हम हाथ जोड़ के कहते हैं कोई पॉलिटिक्स मत करिए। हमारा आप एक तरह से भावना समझिए, हम करना क्या चाहते हैं, हम लोगों को मदद देना चाहते हैं। और केजरीवाल जी तो इस बात को बार बार दोहराते थे, बार बार कहते थे, फिर आज क्यों इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हो यार? इजाजत दीजिए, हम काम करने दीजिए हमें। कर्नाटक में कई खेलों को शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। कर्नाटक सरकार ने राज्य में कबड्डी और स्विमिंग को छोड़ बाकी खेलों को शुरू करने की मंजूरी दे दी। हालांकि खिलाड़ियों को मास्क पहनने और एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का भी ध्यान रखना होगा। यूपी के पीलीभीत में जेल में बंद एक कैदी ने कुछ दीवारों पर कई पेंटिंग बनाकर कोरोना वायरस के खतरे से बचने के तरीके बताए। बिहार में कोरोना वायरस संकट के बीच सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को हटा दिया। उनकी जगह IAS अधिकारी उदय सिंह कुमावत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। वो अभी तक पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव थे। मुंबई में बांद्रा और आसपास के इलाकों में CISF और CRPF को तैनात कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस संकट में लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को आराम देने के लिए केंद्र से सुरक्षा बल की मांग की थी। फरहान अख्तर ने मुंबई में कई PPE किटें भिजवाकर एक अस्पताल के मेडिकल स्टाफ की मदद की। पंजाब के लुधियाना में कोरोना से ठीक होकर ड्यूटी पर लौटी एक पुलिस अधिकारी का थाने पर जोरदार स्वागत किया हुआ। यह पुलिस अधिकारी ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आ गई थी, जो इलाज के बाद ठीक हो गई।
और जब वो ड्यूटी पर लौटी तो थाने के सभी पुलिस कर्मियों और इलाके के कुछ लोग खुशी से झूम उठे। पुलिस वालों ने अपनी अधिकारी का ढोल बजाकर स्वागत किया। कोरोना से ठीक होकर लौटी अधिकारी जब थाने में दाखिल हुई तो वहां पहले से मौजूद पुलिस वाले ने एक एक कर उन्हें फूलों की माला पहनाई और उन पर फूल भी बरसाए गए। कुछ पुलिस वालों ने तो उन्हें फूलों के गुलदस्ते भी भेंट किए। इतना ही नहीं, थाने के कमरे में जब पुलिस अधिकारी बैठी तो वहां भी कुछ पुलिसकर्मी पहुंच गए और कमरे के अंदर ही ढोल की थाप पर झूमते दिखाई दिए। जोश में इन लोगों ने एक दूसरे से फासला बनाकर रहने के नियम को भी नजरअंदाज कर दिया। वहीं कोरोना से जंग जीतकर लौटी अधिकारी ने भव्य स्वागत के लिए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। मैं पहला तो थैंक्स करती हूँ सारे इतने आने से मेरा इतना वेलकम किया गया एंड ठीक होके मैं दोबारा वापस आई हूँ तो आई विल और ज्यादा एंथुसियाज्म नाल मैं ड्यूटी करूँगी। बिहार के दरभंगा में क्वारंटीन सेंटर में दो गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि इस क्वारंटीन सेंटर में करीब 150 लोगों को ठहराया गया था, जिसमें कुछ लोगों के बीच किसी मामूली सी बात पर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इसका वीडियो वायरल हो गया। इसमें साफ दिखा कि कुछ लोगों ने टेंट के लिए लगाई गई बल्लियों को उखाड़ लिया और मारपीट पर उतारू हो गए। इस बीच कुछ लोगों ने हाथों में पत्थर उठा लिए और दूसरे गुट के लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसे में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से पहली मंजिल पर जाते दिखाई दिए। मारपीट के दौरान 2 लोग जख्मी भी हो गए। बताया गया कि बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर इस हंगामे को शांत कराया। यूपी में कांग्रेस की ओर से 1000 बसों को भेजने का विवाद सियासी घमासान में तब्दील हो गया। यूपी सरकार ने नियमों का हवाला देकर बसों को राज्य की सीमा में आने से रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस के नेता अपनी मर्जी से करीब 150 बसों के साथ नोएडा रवाना हो गए। पहले खेप की कुछ बसें हम लोगों ने नोएडा में घुसाई है और हमारी सारी बसें बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सरकार इस पर राजनीति कर रही है जो सरकार को नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन बसों को ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर महामाया फ्लाईओवर के पास रोक दिया गया और 2 बसों को नोएडा के परिवहन विभाग ने जब्त भी कर लिया और लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में कांग्रेस के नेताओं पर केस भी दर्ज कर लिया गया। इसमें हम लोगों ने 4 लोग जो नॉन व्यक्ति थे वहाँ पर उनके नाम के साथ लगभग 50 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है रेलेवेंट प्रोविजंस में। वहीं दिन में दिल्ली की ओर से कांग्रेस ने 100 से ज्यादा बसें नोएडा भेजी तो उन्हें भी नोएडा पुलिस ने डीएनडी पर ही रोक दिया। वो बसेस की लाइन आप देख रहे हैं जो नोएडा जाने की तरफ खड़ी हैं, लेकिन इन बसों को टोल बॉर्डर से वापस कर दिया गया है। ये दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि बसेस जो हैं वो घूमकर वापस दिल्ली की तरफ आ रही है। इसके लिए यूपी सरकार ने कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि कबाड़ बसें भेजकर कांग्रेस ने मजदूरों की मदद के नाम पर मजाक किया। इस प्रकार की बसें जैसे 297 बसें जिनको मैंने कहा कि फिटनेस तक नहीं है, क्या हम उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की जान से खिलवाड़ करें क्या? कांग्रेस की बसों पर जारी तकरार लखनऊ से दिल्ली और राजस्थान तक पहुंच गई। राजस्थान के भरतपुर और यूपी के आगरा बॉर्डर पर खड़ी बसों को तीसरे दिन भी यूपी में जाने की इजाजत नहीं मिली, जिस पर कांग्रेस के नेता बुरी तरह भड़क गए। कांग्रेस के एक नेता ने तो यूपी के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दे दी। 4 बजे तक अलाउ नहीं करा। अधिकारी के जो लखनऊ में अवस्थी जी बैठे हैं और डीएम आगरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। वहीं कांग्रेस और यूपी सरकार की खींचतान के बीच आगरा भरतपुर बॉर्डर पर बसें वहीं की वहीं खड़ी रहीं। सबसे खास बात यह है कि लंबी कतार 5 किलोमीटर के दायरे में ऐसे ही बसों की लंबी कतारें हैं। ज्यादातर बसें इसमें राजस्थान लोक परिवहन सेवा की हैं। इन बसों को मंजूरी देने के लिए राजस्थान के अधिकारियों ने आगरा के जिला प्रशासन से संपर्क भी साधा, जिन्हें 2 टूक जवाब दे दिया गया। लाइंस के हिसाब से ये है कि कोई भी वाहन जो जाएगा उस वाहन का एक पास बनना आवश्यक है, लेकिन वाहन का पास बनाने के लिए उसका हमको पूरा का पूरा एक रिव्यू करना पड़ता है। इस पर राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने यूपी सरकार की सोच पर अफसोस जताना शुरू कर दिया। 5 में अगर 50-60 लोग भी जा रहे हैं, किसी का फायदा ही हो रहा है ना, तो आप नियम कानून दिखाकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सोच है वो व्यापक नहीं है। सोच ये है कि अगर ये विपक्ष के दल के लोग कर रहे हैं तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ऐसी ही दलीलें देकर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी यूपी सरकार को घेरा। कोई एयर कंडीशन ऑफिस में या मतलब टीवी के द्वारा ये ना बोले कि भैया कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये टेस्ट होना, ये पोल्यूशन चेक चाहिए, या ये इतनी गाड़ियां, जितनी गाड़ियां उतनी तो भेजो आप। उधर कांग्रेस और यूपी सरकार की खींचतान के चक्कर में बॉर्डर पर फंसे बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों का सब्र भी जवाब देने लगा।
और 3 दिन से आगरा की सीमा पर अटके ड्राइवरों और कंडक्टरों ने पूछना शुरू कर दिया कि राजनीति के चक्कर में उनको किस बात की सजा दी जा रही है। कांग्रेस भेजो चाहे बीजेपी भेजो, हम तो जाने के लिए तैयार है। हम ये चाहते हैं या तो हमको वहाँ भेजा जाए, परमिशन मिलनी चाहिए, नहीं तो हमको गाँव वापस भेजा जाए। इन बसों के ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि उन्हें बॉर्डर पर भेजकर किसी ने उनके खाने पीने के इंतजाम के बारे में भी नहीं सोचा। नहीं तो यहाँ खाने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, कोई यहाँ पूछ नहीं रहा आप कहाँ से आए हो, क्या है, आगे जाने के लिए कोई परमिशन नहीं, पीछे जाने के लिए कोई परमिशन नहीं। जबकि कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि इन बसों का इंतजाम करने में पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। और 1000 बस का एक दिन का किराया 1 करोड़ 60 लाख और 3 दिन का किराया 4 करोड़ 80 लाख रुपए अब तक कांग्रेस पार्टी खर्च कर चुकी है। और आपकी कृपा से एक भी मजदूर अपने घर तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि राजस्थान बॉर्डर पर कांग्रेस की ओर से बसें भेजे जाने की वजह ड्राइवरों और कंडक्टरों को ही समझ में नहीं आई। ये पूछी जाए कि बॉर्डर पे श्रमिक लोग है क्या? बॉर्डर पे श्रमिक लोग तो नोएडा है, गाजियाबाद है, यहाँ पे कौन है? बंदर भी नहीं है जिसको भर के ले जाए हम। हालांकि यूपी सरकार के आदेश के इंतजार में झल्लाहट ड्राइवरों और कंडक्टरों को ही नहीं हुई, कांग्रेस के नेता भी इस पर झुंझलाते दिखे। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तो एक दिन पहले ही यूपी सरकार को चिट्ठी लिखकर अल्टीमेटम दे दिया था कि बुधवार शाम 4 बजे तक अगर मंजूरी नहीं मिली तो कांग्रेस यूपी की सीमाओं पर खड़ी बसें वापस ले लेगी। हमारी बसें वहां पे 4 बजे तक खड़ी हैं, आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन कर सकें। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर बसों के नाम पर पब्लिसिटी स्टंट करने का आरोप लगाया। जो कुछ दिख रहा है उसमें बसों को खड़ा करके फोटो खिंचवाने की मंशा जरूर साफ दिखाई पड़ रही है। जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाने या उनके घरों तक पहुंचाने में मदद करने की मंशा नहीं दिखाई पड़ रही। कांग्रेस की मंशा और बसें भेजने के तरीके पर रायबरेली की विधायक अदिति सिंह ने भी सवाल उठाए, जो कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव जीती थी। अगर आप ऐसे बस इतनी बसेस खड़ा करके और फिर गलत सूची देके आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने अपनी नीयत पर सवाल उठने के बाद यूपी सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए। यही भाजपा की चुनावी रैली के लिए बसेस और मजदूर जा रहे होते, यही चुनाव चल रहे होते तो क्या अजय सिंह बिष्ट की सरकार ऐसे ही उनके कागज परखती, चेक करती? वहीं प्रियंका गांधी के अल्टीमेटम का समय बीतने के बाद आगरा में बॉर्डर पर खड़ी बसों को वापस भेजा जाने लगा। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि अंतिम समय तक यूपी सरकार ने उन्हें लटका रखा। जबकि वहां राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री और भरतपुर जिले के बड़े पुलिस अधिकारी खुद आगरा के अफसरों को समझाने पहुंचे। आगरा एसपी वेस्ट से बात हुई थी जी, तो उन्होंने कहा अभी तक कोई परमिशन जारी नहीं हुई है। इस पर राजस्थान सरकार ने भी अफसोस जताया और मान लिया कि अब बसों को वापस ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी है, ना ही ये कहा है कि परमिशन अब दे रहे हैं, और विवश होकर के और ड्राइवर कंडक्टर बसों को वापस भेजना पड़ेगा। इसके थोड़ी देर बाद आगरा बॉर्डर से बसों की वापसी शुरू हो गई। फैसला हुआ है कि बसों को वापस भेजा जाए, क्योंकि अंतिम तौर पे यूपी प्रशासन से पूछा गया कि क्या बसों को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी, तो इजाजत नहीं दी गई। और जिस वक्त आगरा की सीमा से खाली बसें राजस्थान लौट रही थीं, उसी वक्त कुछ मजदूर राजस्थान के अलग अलग इलाकों से पैदल और ट्रकों से यूपी जाते दिखे। 5 रोज हो गया पैदल चले थे, फिर आगे 2 सिपाही लोग मिले, ट्रक में बैठा दिए। जबकि राजस्थान में फंसे यूपी के कई मजदूरों ने गांव लौटने के लिए साइकिल खरीदी। इन्होंने आरोप लगाया कि इनकी वापसी का इंतजाम किसी सरकार ने नहीं किया। हम लोग ने परमिशन के लिए सब कुछ भरे थे, अभी कोई आया नहीं। 9 तारीख को डाला था, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। गुजरात के सूरत में जान जोखिम में डालकर कुछ मजदूर चलती ट्रेन पकड़ते नजर आए। ये मजदूर उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे, जहां ट्रेन के पहुंचते ही मजदूरों ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगानी शुरू कर दी। ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी अनदेखी कर मजदूर ट्रेन के साथ साथ दौड़ते रहे और मौका मिलते ही एक मजदूर ट्रेन पर चढ़ गया। इसके ठीक बाद एक और मजदूर भी ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन के गेट पर खड़े कुछ लोगों ने भी मजदूरों को हाथ देकर अंदर खींच लिया। इसी तरह कई मजदूर ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट मिलने के बाद नए नियमों के तहत केरल में बस सेवा शुरू हो गई। तिरुवनंतपुरम में भी यात्रियों के लिए बसें चलाई गई और लोग अपनी मंजिल तक जाने के लिए अलग अलग बस स्टैंड पर बसों का इंतजार करते दिखे। ये लोग एक दूसरे से फासले पर खड़े नजर आए, जिन्होंने एहतियात बरतते हुए मुंह को भी मास्क से ढके रखा। एक स्टैंड पर जब एक साथ कई बसें पहुंच गईं, तो भीड़ इकट्ठा ना हो, इस वजह से इन बसों को थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा किया गया। लोगों के बसों में चढ़ने के दौरान भी दूरी बनाए रखने का ख्याल रखा गया। इसके लिए एक बस के बाहर कर्मचारी भी खड़ा दिखा,
जिसने बस में चढ़ रहे यात्रियों पर नजर रखी। बसों में 2 लोगों के बैठने की सीट पर एक ही यात्री को बैठाया गया ताकि फासला बना रहे और बीमारी न फैले। हालांकि कहीं भीड़ जुटी तो किसी बस अड्डे पर कम ही लोग दिखाई दिए। कोट्टयम में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखे, जहां अपने अपने काम पर जाने के लिए मुंह को मास्क से ढके कुछ लोग फासला बनाकर एक बस अड्डे पर खड़े नजर आए। हालांकि वहां से बसों को एक एक करके ही रवाना किया गया ताकि किसी तरह की भगदड़ न मचे। केरल की पिनरई विजयन सरकार ने बसों को चलाने से पहले कुछ नियम भी बनाए। जानकारी के मुताबिक राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर बसें चलाई जा सकती हैं। हालांकि एक बस में केवल 50% यात्री ही सवार हो सकते हैं। साथ ही बस में यात्रा के दौरान लोगों के बीच दूरी बने रहना जरूरी है। नियम के मुताबिक यात्री बस में मास्क पहने बगैर सफर नहीं कर सकते। हालांकि केरल सरकार ने घाटे की भरपाई के लिए किराए में 50% की बढ़ोतरी भी कर दी। दिल्ली में लॉकडाउन में ढील मिलते ही ई रिक्शा चलाने वाले लोगों ने नियमों की अनदेखी की। सरकार ने एक रिक्शे पर एक ही आदमी को यात्रा की इजाजत दी थी, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा चलाने वाले लोग खुलेआम इन नियमों की अनदेखी करते रहे। इन पर पहले की ही तरह यात्रियों की भीड़ नजर आई और किसी ने भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने पर ध्यान नहीं दिया। कोरोना को रोकने के लिए दिल्ली सरकार से लेकर के केंद्र सरकार ने कई तरह के डायरेक्शंस दिए हैं, जिसमें से एक है सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की क्या हालत है। 5 सवारी बैठी हुई एक बैटरी रिक्शे पर, जिस पर कि 1 सवारी बैठनी चाहिए। अफगानिस्तान के परवान प्रांत में एक मस्जिद में हुए हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। 2 गाड़ियों में सवार होकर आए हमलावरों ने मस्जिद में मौजूद लोगों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। इस हमले के बाद इलाके के लोग दहशत में नजर आए। जिस मस्जिद को निशाना बनाकर हमला किया गया था, उसकी दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई दिए। मस्जिद के अंदर हर तरफ बस गोलियों के निशान और खून के धब्बे ही नजर आए। फायरिंग के वक्त वहां काफी लोग मौजूद थे। इस हमले में एक बच्चे को भी गोली लगी, जिसकी हालत अस्पताल में गंभीर बताई गई। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली। लॉकडाउन के बीच माता पिता को सामान ढोने वाले रिक्शे पर बैठाकर वाराणसी से गांव लौट रहे एक बच्चे का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि इस बच्चे की उम्र 11 साल है और इस छोटी सी उम्र में वो अपने माता पिता को रिक्शे पर बैठाकर बिहार के अररिया जिले के लिए निकल पड़ा। बताया गया कि हाईवे पर कुछ लोगों की निगाह रिक्शा खींचते इस बच्चे पर पड़ी, जिसके बाद किसी ने वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। वीडियो में लड़का तेजी से रिक्शे के पैडल पर पाँव मारता नजर आया, जबकि उसके पीछे सामान ढोने वाली जगह पर उसके माता पिता बैठे दिखाई दिए। रिक्शे पर कुछ सामान भी दिखा, जिसे उसके माता पिता पकड़कर नजर आए। बच्चे ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से वाराणसी में उसके परिवार के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई थी, जिसके बाद उसने माता पिता के साथ गांव लौटने का फैसला किया। आ रहे हो कहाँ पे? जाना कहाँ है? अच्छा, काम क्या करते थे वहाँ? विराट कोहली का डायनासोर की तरह चलने का वीडियो उनकी पत्नी ने शेयर किया। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली का घर में डायनासोर की तरह चलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुने जाने पर मिली बधाइयों के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली के अलीपुर में कोरोना वायरस की दवा के नाम पर जहरीला पदार्थ पिलाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि गिरफ्तार आदमी ने अपनी पत्नी के प्रेमी से बदला लेने के लिए ऐसा किया था। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खतरे के बीच ईद पर लोगों के घर जाने के लिए ट्रेनें शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे और सांसद नकुल नाथ की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए जाने पर सियासत तेज हो गई है। शहर के कई इलाकों में ये पोस्टर लगे हुए दिखाई दिए, जिनमें दोनों की फोटो भी लगी हुई नजर आई। इनको छिंदवाड़ा लाने को 21,000 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया गया। हालांकि ये पोस्टर किसकी तरफ से लगवाए गए, इस बारे में कोई जानकारी इसमें नहीं लिखी गई। पोस्टर लगाए जाने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी की छोटी और ऊंची सोच इस बात का परिचय है कि इस तरह के हरकतें घटनाएं करवाती है। बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को छिंदवाड़ा के लोगों की मदद करने की सलाह दी। इस समय दुखद घटना के समय
छिंदवाड़ा की परेशानी के समय, लॉकडाउन के समय गरीबों के भोजन पानी की व्यवस्था के संबंध में आपको छिंदवाड़ा में होना चाहिए। लॉकडाउन के चौथे चरण में रियायत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में कई फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया। लॉकडाउन की वजह से इन सभी फैक्ट्रियों में काम बंद कर दिया गया था और कई दिनों के बाद छूट मिलते ही इनमें फिर से काम शुरू हो गया। ऐसे ही एक कारखाने में कई मजदूर कपड़ा बनाने में जुटे नजर आए। कारखाने के मालिक ने भी काम शुरू होने पर खुशी जताई। तो राशन उनको पैसा सब खर्चे का दिया जा रहा था, जब जाके जो है आज जो है गवर्नमेंट का आदेश आ गया है तब हमने चालू किया है। हालांकि बाजार में मांग नहीं होने की वजह से कारोबारी परेशान भी दिखे। ना कोई रोजगार है, ना कोई खरीदार है। बस ये समझिए कि किसी न किसी बस भगवान भरोसे बस पावर लूट चल रही है। कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर गौरव पंधी के लोक गायिका मालिनी अवस्थी पर किए गए आपत्तिजनक ट्वीट से पार्टी ने किनारा कर लिया। मालिनी अवस्थी के पति अवनीश अवस्थी उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर हैं और गौरव पंधी ने इसी बात का जिक्र करते हुए अपने ट्वीट में मालिनी अवस्थी पर निशाना साधा। उन्होंने आपत्तिजनक भाषा में अवनीश अवस्थी पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। गौरव पंधी ने जैसे ही ये ट्वीट किया, विवाद हो गया और बीजेपी ने कांग्रेस में परिवारवाद का मुद्दा उठा दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस ट्वीट से ये कहकर किनारा कर लिया कि ये गौरव पंधी का निजी बयान है, क्योंकि उन्होंने ये ट्वीट पार्टी के ट्विटर हैंडल से नहीं किया। सियासी वार पलटवार के बीच मालिनी अवस्थी ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और गौरव पंधी को उन पर लगाए गए आरोप साबित करने की चुनौती दी। खैरात पे मैंने अपना जीवन नहीं काटा है जैसे बाकी लोगों को विरासत में मिला है। जो किया है अपने परिश्रम में किया है। एक सौभाग्य है और बहुत सुंदर संयोग है कि मेरे पति एक अधिकारी हैं। पुराने वाले दिन नहीं चले गए कि आपने किसी पर आरोप लगाया और फिर भाग करके कहीं छिप गए। आप आपने आरोप लगाया साबित करिए और नहीं कर रहे तो फिर वैधानिक कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। लॉकडाउन के बीच यूपी के सहारनपुर में नगर निगम ने लोगों को इलाज की मुफ्त सुविधा मुहैया करवाने के लिए कॉल सेंटर की शुरुआत की। बताया गया कि इसका फायदा सहारनपुर ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों के मरीजों को मिल रहा है, जिसमें खासकर वो मरीज हैं जो हॉटस्पॉट इलाके में रहते हैं। इसके लिए सहारनपुर नगर निगम के दफ्तर में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें नगर निगम के कुछ कर्मचारी काम करते दिखाई दिए। एक आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक कंट्रोल रूम बनाया है टेलीमेडिसिन के लिए, एक कॉल सेंटर के रूप में ये काम कर रहा है। आप देख सकते हैं 3 से 4 कर्मचारी हैं। इलाज की इस नई सुविधा के जरिए एक मरीज से फोन पर ही उसकी बीमारियों के बारे में जानकारी ली गई, जिसके बाद मरीज का नाम और पता नोट कर उसे इलाज बताया गया। आपको उनसे कनेक्ट कर रही हूँ मैम, आप होल्ड कीजिएगा। बताया गया कि फोन पर या फिर वीडियो कॉल के जरिए रोजाना इसी तरह 15 से 20 डॉक्टर मुफ्त में सैकड़ों मरीजों के इलाज में जुटे हैं। पेशेंट अपने सिम्टम्स बताता है, परेशानी बताता है, उस परेशानी को सुन करके डॉक्टर पर्चा बनाता है और उस पर्चे को व्हाट्सएप के जरिए पेशेंट के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा दिया जाता है। कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओमकार मरकाम ने बंगला खाली करने के शिवराज सरकार के नोटिस पर हमला बोला। मध्य प्रदेश सरकार घर से निकालने के लिए हम लोगों को नोटिस जारी ही नहीं किया है। 13 मई को नोटिस जारी हुआ है और 14 मई को बेदखली के आर्डर हुआ है। लगता है कि ये कोरोना में फंसे और ये लोग घर से बाहर निकलें, ऐसी उनकी रणनीति है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बनाए गए। कोरोना के गंभीर खतरों के बीच इस पार्क में पिछले कुछ दिनों से लोगों की भीड़ बढ़ गई थी, जिसके बाद वहां गोल घेरे बना दिए गए ताकि लोग एक दूसरे के नजदीक न बैठ सकें। हर गोल घेरे का आकार इतना बड़ा रखा गया ताकि किसी को भी कोई परेशानी न हो। यही वजह रही कि लोगों को उस सुरक्षा घेरे में आराम से बैठने के लिए पूरी जगह मिल सकी। उसमें कुछ लोग कसरत करते तो कुछ अपने परिवार के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग तो वहां जमीन पर ही लेट गए। सभी गोल घेरों के बीच दूरी का भी खास ख्याल रखा गया। The park basically just put down some circles to help people just see what 6 feet apart looks like, so it's easy for us. पार्क में बने इन गोल घेरों की वजह से वहां भीड़ बढ़ गई, लेकिन कुछ ही लोगों के चेहरों पर मास्क दिखाई दिए। हालांकि न्यूयॉर्क में कोरोना का गंभीर खतरा अभी टला नहीं है। इस बीमारी के अब तक वहां 3,63,000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए बस देने के मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया
और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर प्रियंका गांधी को मजदूरों की मदद करनी है तो वो मध्य प्रदेश से सीखें और वहां आकर मजदूरों के लिए किए गए अच्छे इंतजाम देखें। शिवराज सिंह ने जैसे ये ट्वीट किया, कांग्रेस ने बिना देर किए पलटवार किया और उन्हें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर मजदूरों के साथ हुए बुरे बर्ताव की याद दिलाई। प्रियंका जी को नसीहत देने से पहले शिवराज सिंह जी एक बार योगी जी से बात कर लेते और जो रीवा, ग्वालियर, चंबल और जहाँ छतरपुर, जहाँ बॉर्डर है यूपी और मध्य प्रदेश की, वहाँ पर जो लाठी चार्ज हुआ, मजदूरों के साथ अत्याचार हुआ, उस पर तो एक बार चर्चा करके समाधान कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे पुलिस वाले लगातार इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 60 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 6 अधिकारी और 54 पुलिस कर्मचारी शामिल हैं। इस तरह राज्य में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों का आंकड़ा बढ़कर 1388 पहुंच चुका है। अब तक जितने पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई है उनमें 142 अधिकारी हैं और 1246 अन्य पुलिस वाले हैं। वहीं कोरोना वायरस की वजह से राज्य में अब तक 12 पुलिस वालों की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान के राजसमंद में एक सड़क हादसे में ट्रक का ड्राइवर घायल हो गया। बताया गया कि हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक की दूसरे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद ट्रक के डीजल टैंक में आग लग गई। ट्रक में लगी आग इतनी भीषण थी कि काफी देर तक उससे तेज लपटें उठती रही। बताया गया कि वहां मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए डीजल टैंक को दूर फेंक दिया, जिससे ट्रक जलने से बच गया। जानकारी मिलने पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाई। वहीं पुलिस ने दूसरी बस में फंसे ड्राइवर को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला और घायल ड्राइवर को अस्पताल भेजा। हरियाणा सरकार दूसरे राज्यों में बसें नहीं चलाएगी। हरियाणा सरकार ने दूसरे राज्यों में बसें चलाने का फैसला वापस ले लिया। सरकार ने साफ किया कि रोडवेज की बसें सिर्फ राज्य में ही चलेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने करीब 30 लाख कोरोना वायरस के मरीजों को संभालने के लिए पूरी तैयारी कर ली। दिल्ली के निजामुद्दीन में आरपीएफ के 126 कर्मचारियों ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए पीएम केयर्स फंड में 2 लाख रुपए की मदद दी। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि बेंगलुरु में दिन में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। हालांकि राज्य सरकार के आपदा विभाग ने भूकंप होने से इनकार किया। कोरोना संकट के दौरान इनकम टैक्स में कटौती से जुड़ी सरकार की अभी कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात न्यूज 18 इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बात न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में कही। Will the government cut personal income tax to put some money in the hands of people? Is that under consideration? At this stage, we are not looking at any taxation-related matters, direct or indirect. Indirect, of course, will have to be discussed at the GST Council, but direct, no. At this stage, we are not looking at it at all, because with my revenue generation yet to be completely assessed as to how much of a hit that's going to take, I can't even think of saying what I can forego as yet. I'll have to first assess. लंदन में लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद वहां फुटबॉल खिलाड़ियों की प्रैक्टिस भी शुरू हो गई। कोरोना के नए मरीजों की तादाद में कमी आने के बाद वहां लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई, जिसके बाद लंबे वक्त से घरों में कैद फुटबॉल खिलाड़ी भी प्रैक्टिस के लिए मैदान में पहुंच गए। सामने आए वीडियो में कई खिलाड़ी मैदान में फुटबॉल खेलने का अभ्यास करते नजर आए। प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों को जरूरी नियमों का ध्यान रखने की हिदायत दी गई। अभ्यास कर रहे खिलाड़ी एक दूसरे से फासला बनाकर खेलते दिखे। इसके लिए काफी वक्त से खाली पड़े फुटबॉल मैदानों को खेल के लिए तैयार किया गया, जिसके बाद खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू की। मैदान में कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का ठीक ढंग से पालन हो, इसके लिए वहां अधिकारी भी तैनात किए गए। नियमों के मुताबिक खिलाड़ी वहां एक दिन में 75 मिनट तक ही अभ्यास कर सकते हैं। लॉकडाउन में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूर गांव लौटने के लिए एक बार फिर से दिल्ली के गाजीपुर में जमा हो गए। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि उन्हें उनके राज्य पहुंचाने के लिए दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बसें खड़ी मिलेंगी। लेकिन जब मजदूर बीवी बच्चों के साथ सामान लेकर गाजीपुर पहुंचे तो वहां उन्हें कोई बस खड़ी नहीं दिखी। थक-हार कर सारे मजदूर फ्लाईओवर के नीचे बसों के इंतजार में बैठ गए। गांव जाने के इंतजार में बैठे ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। फ्लाईओवर के नीचे मजदूरों की काफी भीड़ दिखी, जिसकी वजह से उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखाई दी।
कई मजदूर कोरोना से बचने के लिए मुंह को मास्क और कपड़े से ढके दिखे, लेकिन कुछ मजदूर ऐसे भी नजर आए जिन्होंने ना तो मास्क लगा रखा था और ना ही कपड़े से अपना मुंह ढक रखा था। एक तरफ बसों को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है तो दूसरी तरफ जिन लोगों को इन बसों में छोड़ना है वो प्रवासी मजदूर गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे आपको दिखाई दे सकते हैं। रात से भूखे प्यासे ये लोग यहाँ पर आए हैं। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनके पास नहीं है, न इनके पास पानी पहुँचाया जाता है, न खाने का कोई साधन यहाँ पर दिख रहा है। देश भर में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सोमवार 25 मई से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने पर अभी जानकारी नहीं दी गई। लॉकडाउन की वजह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन अब घरेलू उड़ानों को शुरू करने का फैसला लिया गया। सभी हवाई अड्डों को भी 25 मई से घरेलू उड़ानों के लिए तैयार कर रहने के निर्देश जारी किए गए और यात्रियों के लिए भी जल्द अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है मास्क तो जरूरी होगा। आरोग्य सेतु जो ऐप है ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है और मैं समझता हूं हर एक व्यक्ति को होना चाहिए आज की स्थिति में। जहां तक मिडिल सीट को खाली रखने की बात है, मैं समझता हूं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला और एयरलाइन की इकोनॉमिक्स बिल्कुल खराब हो जाएगी। बिहार के बेतिया में दूसरे शहरों से लौटे मजदूरों ने क्वारंटीन सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया। सभी ने प्रशासन पर बदइंतजामी का आरोप लगाया और क्वारंटीन सेंटर के बाहर प्रदर्शन करने लगे। गुस्साए लोगों ने बांस की बल्लियां लगाकर रास्ते को रोक दिया और बीच सड़क पर ही बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से ना तो उन्हें खाने पीने का सामान वक्त पर दिया गया और ना ही क्वारंटीन सेंटर में साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। नाराज लोगों ने बताया कि जिस स्कूल में उन्हें ठहराया गया वहां पर जगह से ज्यादा लोगों को रख दिया गया है। जो भी सामाजिक दूरी है उसको हम लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा दी गई सब प्रवासी मजदूरों को जो सेवा मिलना चाहिए हम लोग को नहीं मिल रहा है। तमिलनाडु में कोयम्बतूर के एक इलाके में ट्रेन पास के लिए हजारों मजदूरों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये सभी मजदूर गांव लौटने के लिए प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे ट्रेन पास लेने के लिए वहां जुटे, लेकिन वहां सड़क पर इतनी भीड़ उमड़ी कि वहां धक्का मुक्की जैसे हालात बन गए। पहले पास लेने के लिए ये लोग इस कदर दौड़े कि किसी को चोट भी लग सकती थी। कोई सामान के साथ वहां पहुंचा तो कोई बीवी बच्चों को लेकर पहुंच गया। गांव जल्द लौटने की आस में एक आदमी भावुक भी हो गया और उसने वहीं फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। हमारी माँ मर गई है लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं साहब। लॉकडाउन में काम और किराए के मकान से निकाले जाने के बाद कुछ मजदूर सड़क पर आ गए और उन्होंने गांव लौटने का फैसला किया। सिर पर छत नहीं होने की वजह से उनके छोटे छोटे बच्चे सड़क पर चिलचिलाती धूप में सामान पर ही बैठे नजर आए। वहां पहुंची कुछ महिलाएं तो गोद में बच्चों को लेकर परेशान होती दिखी। उन्होंने प्रशासन पर बदइंतजामी का आरोप भी लगाया। बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, क्या खाएंगे हम, पुलिस वाला नहीं रहने दे रहा है। गांव लौटने की उम्मीद में जुटे मजदूरों को लॉकडाउन के नियमों का ध्यान ही नहीं रहा। हर कोई एक दूसरे के करीब चलता नजर आया। इनमें कुछ मजदूर तो मुंह को ढके भी दिखाई नहीं दिए। थोड़ी ही देर में प्रशासन के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे और उन्होंने इन लोगों में एक एक कर पास बांटे। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए राज्य के सभी स्टेडियम्स को खोलने की इजाजत दे दी। सरकार की मंजूरी मिलते ही रोहतक के सर छोटू राम स्टेडियम को भी खोल दिया गया और वहां प्रैक्टिस करने के लिए खिलाड़ियों का आना जाना भी शुरू हो गया। कई खिलाड़ी वहां अभ्यास करते भी दिखाई दिए। कुछ खिलाड़ी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते दिखे जबकि कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते नजर आए। खास बात यह कि प्रैक्टिस करने के दौरान खिलाड़ियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा। हालांकि कोई भी खिलाड़ी मास्क लगाए नहीं दिखा। प्लेयर खेलेंगे तभी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी बच्चे, तभी तो कोरोना से भी कोविड से फिट ही रहेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को खिला रहे हैं। हम भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों को एक दूसरे के टच में ना आए, थोड़ा डिस्टेंस करके खेलें एक दूसरे से। संजय दत्त की पत्नी ने अपनी बेटी के खाना बनाने का वीडियो शेयर किया। संजय दत्त की पत्नी मान्यता ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें लॉकडाउन के बीच उनकी बेटी इकरा किचन में खाना बनाती दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान भारत योजना से 2 साल से भी कम समय में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिलने की जानकारी दी। असम सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए राज्य के 2 बड़े अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा। मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने खुद इन अस्पतालों का दौरा कर वहां तैयारियों की जानकारी भी ली। मिशन वंदे भारत के तहत लंदन से 145 भारतीयों को लेकर एक विमान आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंच गया।
हरियाणा के फरीदाबाद में मामूली सी बात को लेकर दो परिवारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिसकी जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों से पूछताछ की। बताया गया कि नींबू तोड़ने को लेकर बहस शुरू हुई और कुछ ही देर में मारपीट की नौबत आ गई। दो परिवार के इस झगड़े में 5 लोग घायल हो गए। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर भी बरसाए। इस पथराव में मकान के शीशे टूट गए। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों पर कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। ड्यूटी आते ही जी, और ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई होगी, दोनों की गलती है। मैन लगातार दूसरी बार ताइवान की राष्ट्रपति बन गई। इसी साल जनवरी में हुए चुनाव में उन्होंने अपने विरोधी को भारी अंतर से हराया था, जिसके बाद राजधानी ताइपे में हुए एक शानदार कार्यक्रम में साई इंग वेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इसी बीच उन्हें तोपों की सलामी भी दी गई। लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही साई इंग वेन ने चीन का समर्थक माने जाने वाले अपने विरोधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने देश को चीन का हिस्सा बताने वाली खबरों को खारिज करते हुए ताइवान को अलग देश बताया। साथ ही एक बार फिर जीत दिलाने के लिए उन्होंने लोगों का आभार भी जताया। बताया गया कि अपने पहले कार्यकाल में साई इंग वेन ने गरीबों और मजदूरों की भलाई के लिए कई काम किए थे। इसके अलावा मौजूदा कोरोना संकट में भी उनकी अगुवाई की तारीफ दुनिया के कई देशों ने की। चीन के पड़ोस में होने के बावजूद ताइवान में अब तक कोरोना के 500 से भी कम मामले सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने कई संगठनों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने आज से बाजार खोलने के आदेश दिए। बाजार की दुकानों को खोलने के लिए दिन तय किए गए हैं, यानी कि जो दुकानें आज खुलेंगी वो कल नहीं खुलेंगी। यही नहीं, साप्ताहिक बाजार सिर्फ रविवार को लगेगा। साथ ही व्यापारिक गतिविधियां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही होंगी। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद गुजरात में बस सेवा की शुरुआत हो गई। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जामनगर में भी नए नियमों के तहत सड़कों पर बसें दोबारा चलनी शुरू हो गई। और जब लोगों को इसकी जानकारी मिली, वो अपने अपने काम पर जाने के लिए बस अड्डे पर पहुंच गए, जहां सबसे पहले उन्होंने यात्रा के लिए टिकट खरीदी। टिकट काउंटर के सामने फर्श पर गोल घेरे भी बने दिखे ताकि लोग फासले पर रहकर ही टिकट खरीदें। बस में बैठने से पहले उनकी थर्मल गन की मदद से स्क्रीनिंग भी की गई और शरीर का तापमान सही मिलने के बाद ही उन्हें सफर की इजाजत दी गई। बसों में बैठे यात्रियों के हाथों को सैनिटाइज भी कराया गया। इसके लिए एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई। बस में यात्रा के लिए सभी लोगों को एक दूसरे से दूरी पर बैठाया गया। बसों में यात्री एक सीट छोड़कर बैठे नजर आए। दूसरे राज्यों की तरह गुजरात में भी बसें चला तो दी गई, लेकिन इसके लिए राज्य की विजय रूपाणी सरकार ने कई नियम भी बनाए हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए ही यात्रा मुमकिन है। जानकारी के मुताबिक राज्य में बसें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही चलेंगी। एहतियात बरतते हुए बस अड्डे पर एक चक्कर लगाकर लौटी बस को सैनिटाइज किया जाएगा, जिसके बाद ही उसे दूसरे फेरे के लिए भेजा जाएगा। लोगों को बस में सफर करने के लिए 30 मिनट पहले बस अड्डे पर पहुंचना होगा और एक बस में 60% से ज्यादा यात्री नहीं बैठ सकते। यात्रियों का मास्क लगाकर फासले पर बैठना जरूरी है। वहीं कंटेनमेंट जोन होने की वजह से अहमदाबाद में बसें चलाने को मंजूरी नहीं दी गई। राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा सामने आया। यहां अचानक रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते आग ने 7 की बोगियों को भी चपेट में ले लिया। आग लगने से बोगी जलकर राख हो गई। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पा लिया गया। झारखंड के देवघर में लॉकडाउन लागू होने के बावजूद बाजारों में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में शर्तों के साथ बाजारों और दुकानों को खोलने की इजाजत दी है, जिसके बाद शहर के एक इलाके में लगने वाले बाजार को खोल दिया गया, जहां खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लागू है। बाजार में लोगों की इतनी भीड़ नजर आई कि मानो वहां कोई मेला लगा हो। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो भूल ही जाइए, भीड़ की वजह से लोगों को चलने तक में परेशानी हो रही थी। न तो खरीदारी करने आए लोग एक दूसरे से दूरी बनाए दिखे और न ही सड़क किनारे फल बेचने वाले लोगों ने इसकी परवाह की। बाजार में कुछ लोग मास्क पहने तो दिखे, लेकिन ज्यादातर लोग मुंह को बिना ढके सड़क पर बेखौफ होकर घूमते दिखाई दिए। आम दिनों की तरह सड़क पर साइकिल, रिक्शा, स्कूटर और बाइक दौड़ती दिखी, जिसकी वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए। लॉकडाउन का सरेआम धज्जी उड़ाया जा रहा है। ये आजाद चौक का नजारा है, आप देख लीजिए। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, कोई चीज का पालन नहीं किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में चक्रवाती तूफान अम्फन ने जमकर तबाही मचाई है। कोलकाता में तूफान के दौरान एक वीडियो सामने आया था। इसमें चिंगारियां निकल रही हैं, मानो जैसे बिजली के तार आपस में लड़ गए हों। अम्फन तूफान से पश्चिम बंगाल में 3 लोगों की मौत हुई है। तूफान से कई जगह पेड़ गिर गए और मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। तो अम्फन तूफान से कुल 12 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में 12 लोगों की जान गई है। और देखिए, अम्फन तूफान के बाद उसका कहर किस तरह दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा था मानो बिजली के तार आपस में लड़ गए। हालांकि प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की गई थी, लेकिन पहले से ही इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि इस अम्फन तूफान के चलते पश्चिम बंगाल में काफी नुकसान हो सकता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पेड़ गिर गए, मकानों को नुकसान हुआ और ऐसा लग रहा है मानो बिजली के तार आपस में लड़ गए। अम्फन तूफान से कुल 12 लोगों की पश्चिम बंगाल में मौत हुई है। और कोलकाता की अगर बात करें तो हजारों पेड़ और बिजली के खंभे गिरे हुए दिखाई दिए। देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से एक बस टेढ़ी हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए, पेड़ गिर गए और इस तरह से नुकसान हुआ है। कुल 12 लोगों की मौत हुई है अम्फन तूफान के इस कहर में। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कल रात की तस्वीरें हैं। कल दोपहर 2:30 बजे अम्फन तूफान का लैंडफॉल हुआ था, यानी कि ये दक्षिण पश्चिम 24 परगना के सुंदरबन से टकराया और उसके बाद अगले 4 से 5 घंटे में इसने भारी तबाही मचाई। अम्फन तूफान के पहुंचने से पहले ही पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दोपहर 2:30 बजे तूफान ने बंगाल के तट से टकराना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी। पश्चिम बंगाल के दीघा में समुद्र से कई फीट ऊंची लहरें उठती दिखी। ये असर तो केवल तूफान की दस्तक से हुआ और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। दक्षिण 24 परगना में भी घंटों तक बारिश हुई। आसमान से बरस रहे पानी के साथ चल रही तेज हवाएं लोगों को डराने लगी, क्योंकि तूफान के पहुंचने से पहले ही बड़ी तबाही की दस्तक महसूस होने लगी। दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन में ही तूफान सबसे पहले तट से टकराया, इसलिए सुंदरबन में असर भी सबसे ज्यादा दिखने लगा। करीब 10 फीट ऊंची लहरें समुद्र से उठती हुई दिखने लगी। अचानक हवाएं इतना शोर करने लगी कि बेहद करीब खड़े शख्स की आवाज सुनना मुश्किल हो जाए। दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन में लैंडफॉल के बाद हवाओं की गति वहां पर 140 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड की गई है। हवाओं और लहरों का शोर लोगों को डराने लगा। जो लोग किसी वजह से राहत शिविरों तक नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने भी बचने के लिए भागना शुरू कर दिया। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं वो भी कहीं डर चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को कहना है किसी को कहीं पर नहीं रुकना है, सबको जाना पड़ेगा वो साइक्लोन सेंटर में। तूफान की दस्तक के बाद ही जगह जगह से नुकसान की खबरें भी आने लगी। हालांकि इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने पहले ही तैयारी कर ली थी, इसलिए जहां से भी नुकसान की खबरें आई वहां एनडीआरएफ की टीमें बारिश रुकने से पहले ही पहुंच गई और पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया। पूर्वी मेदिनीपुर में तूफान के दौरान हवाएं इतनी तेज चली कि कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे टूट गए, लेकिन एनडीआरएफ की टीमें तो जैसे तैयार ही बैठी थी। मूसलाधार बारिश के बीच अपने औजार लेकर टीमें सड़कों पर पहुंच गईं। टूटे हुए खंभों पर लटकी बिजली की तारों को काटा गया ताकि कोई हादसा न हो और फिर मशीनों से बड़े बड़े पेड़ों को काटकर हटाने का काम शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल ही नहीं, ओडिशा के भी कई जिलों में ऐसी ही तस्वीरें दिखी। सड़कों के किनारे खड़े बड़े बड़े पेड़ों ने तूफान के आगे घुटने टेक दिए। पारादीप में बहुत से जगह पेड़ उखड़े पड़े हैं और जगह जगह पेड़ों के जो टहनियां हैं या फिर बड़े बड़े पेड़ हैं सब उखड़ के पड़े हैं। ओडिशा में भी तूफान के आने से कई घंटे पहले से तेज बारिश शुरू हो गई। हालांकि ज्यादातर लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। जगत सिंहपुर जिले में भी बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। ऐसा ही एक पेड़ एक झोपड़ी के ऊपर गिर गया। गनीमत यह रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद ओडिशा फायर सेफ्टी विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ को हटाया। और इस तरह की चुनौतियों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और राज्यों की पुलिस 2 दिन पहले से तैनात थी। तूफान के असर की आशंका वाले जिलों में लोगों के घरों से निकलने पर रोक लगा दी गई। बस, ट्रेन और कार्गो विमानों के पूरे ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। समुद्र के तटों के पास रहने वाले लाखों लोगों के घर खाली करा लिए गए और लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया।
मौसम विभाग के शाम 4:30 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक ओडिशा के पारादीप से सबसे ज्यादा 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बंगाल में सबसे ज्यादा 69 मिलीमीटर बारिश दीघा में हुई। अम्फन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका ओडिशा के जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और भद्रक जिलों में, जबकि पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, कोलकाता, हावड़ा और हुगली जिलों में तूफान का ज्यादा असर होने की आशंका है। हालांकि तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने में एजेंसियों को अभी लंबा वक्त लग सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में तूफान से नुकसान की आशंका थी, वहां बड़ी संख्या में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया था। इन टीमों ने वक्त रहते लाखों लोगों को समुद्र के तटों के पास से निकालकर महफूज जगहों तक पहुंचाया, जहां उनके लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए। ज्यादातर जगहों पर पहुंची एनडीआरएफ की टीमों को न केवल लोगों को बचाने की ट्रेनिंग दी गई, बल्कि कोरोना संकट से भी सावधान किया गया। बचाव दल अपने साथ खासतौर पर नाव, पेड़ काटने की मशीनें और कई अहम औजार लेकर पहुंचे। जब से डिप्लॉयमेंट हुआ है तब से तैयारियों में लगे हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं और साथ में ही यहाँ के जो भी नज़दीकी गांव हैं जहाँ पर लोग फंसने के अंदेशा हो सकते हैं, वहाँ से लोगों को निरंतर इवैक्यूएट किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में मजबूत इमारतों को राहत शिविरों में 2 दिन पहले ही बदल दिया गया था। इन जगहों पर लोगों को ठहराने और उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। कोलकाता में तूफान पर नजर रखने के लिए एक खास कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम से अम्फन की चाल और अलग अलग जिलों में चल रहे बचाव अभियान पर नजर रखी गई। सीएम ममता बनर्जी खुद घंटों तक कंट्रोल रूम में बैठकर हालात देखती रहीं और अधिकारियों को निर्देश देती रहीं। और अब बात अम्फन तूफान के कहर की कर लेते हैं। एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें एक स्कूल की टीन की पूरी छत देखिए उड़ती हुई दिखाई पड़ी। हवा इतनी तेज थी कि उसने टीन की छत को एक तरफ से उड़ाकर गिर दिया। देखते ही देखते पूरी की पूरी टीन की छत कागज की तरह उड़ गई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की ये हैं और ये एक स्कूल की टीन की छत है। सोचिए जरा, अम्फन तूफान के चलते हवाएं कितनी तेज होंगी कि टीन की पूरी ये छत उखड़ती है, पहले हवा में लहराती है कुछ सेकंड्स और फिर उसके बाद एक तरफ गिर जाती है। तो अम्फन तूफान का ये कहर, तस्वीरें पश्चिम बंगाल की और तूफान से उड़ गई स्कूल की ये छत, टीन की ये छत है। और देखिए हवा चलती है, हावड़ा की ये तस्वीरें, टीन की ये छत हवा में कुछ पलों तक लहराती है और उसके बाद तूफान का वेग इतना ज़्यादा है कि ये छत एक तरफ पूरी तरह से गिर जाती है। अम्फन तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में 12 लोगों की मौत हुई है और तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा की है। एक स्कूल की इमारत आप देख रहे हैं और स्कूल की इमारत पर लगी टीन की ये छत अम्फन तूफान के कहर के चलते तेज हवाओं के दौरान बिल्कुल कागज की तरह उड़ गई। तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा की और ये तस्वीर वाकई में हैरान करती है। इसमें स्कूल की टीन की पूरी छत उड़ती दिखाई दी है। हवा इतनी तेज थी कि उसने टीन की छत को एक तरफ से उड़ा दिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं टीन की छत कुछ पलों तक हवा में इसी तरह लहराती रहती है और फिर देखते ही देखते पूरी की पूरी छत कागज की तरह उड़ जाती है। तो अम्फन का ये कहर है। पश्चिम बंगाल में 12 लोगों की मौत हुई है और ये तस्वीरें बंगाल के हावड़ा की हैं। एक स्कूल की ये इमारत है और स्कूल की इमारत की टीन की छत अम्फन के कहर के चलते बिल्कुल पत्ते की तरह, कागज की तरह उड़ गई। बंगाल की खाड़ी से उठे अम्फन तूफान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई और कोलकाता भी इससे अछूता नहीं रहा। कोलकाता में तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से कई मकानों की छतें टूट गईं। इसकी वजह से घरों में बारिश का पानी भर गया। लोग अपना जरूरी सामान संभालते नजर आए। तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसकी वजह से बिजली के कई खंभे भी टूट गए। वहीं बड़े बड़े पेड़ गिरने की वजह से सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी खासा नुकसान हुआ। कई सड़कें बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। तूफान के दौरान इतनी तेज रफ्तार से हवाएं चली कि सड़क किनारे और कुछ इमारतों पर लगी होर्डिंग्स भी टूट गई। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से अम्फन तूफान के चलते न सिर्फ घरों की छतें उड़ी बल्कि कई जगहों पर बसों को नुकसान हुआ। बड़े बड़े पेड़ बसों के ऊपर गिर गए और कई जगहों पर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ।
कई जगहों पर लोगों के घर की छतें टूट गई और इस वजह से उनके घर के भीतर पानी घुस गया। तो इस वजह से कोलकाता में अम्फन तूफान के चलते भारी तबाही हुई है। कई जगहों पर बिजली के खंभे टूट गए। कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ गिरने की वजह से सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। ओडिशा के भद्रक में भी अम्फन तूफान ने जमकर कहर मचाया। तूफान की वजह से बड़े बड़े पेड़ भी गिर गए। एक बड़ा पेड़ गिरने से घर पूरी तरह से तबाह हो गया। तूफान गुजरने के बाद राहत बचाव में लगी टीम ने इस पेड़ को काटकर वहां से हटाने का काम शुरू किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं ओडिशा के भद्रक की, और एक घर पर एक पूरा का पूरा पेड़ गिर गया और उसके बाद इस पेड़ को काट करके इसके मलबे को वहां से हटाना पड़ा। कोलकाता में तूफान ने ऐसा कहर मचाया कि लोगों के घर मानो पूरी तरह से तबाह हो गए। एक घर का सामान तूफान की वजह से पूरी तरह बिखरा दिखाई दिया। वहां तूफान और तेज बारिश की वजह से घर के अंदर पानी ही पानी दिखाई पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये घर की तस्वीरें हैं और सोचिए जरा, इस घर के भीतर पानी घुस गया। यानी कि तूफान का वेग इतना था कि आप जहां भी देखेंगे सामान के आसपास आपको पानी ही पानी नजर आएगा। तूफान की वजह से तेज बारिश हुई, इस वजह से कई घरों की छतें टूट गई और जहां से भी जगह मिली बारिश का ये पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया। अफ्रीकी देश बुरुंडी में कोरोना संकट के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव कराए गए। दुनिया के दूसरे देशों की तरह वहां भी कोरोना के फैलने का खतरा बना हुआ है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें दिखाई दी। इस भीड़ में न तो किसी ने मास्क लगाना जरूरी समझा और न ही एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का ख्याल किसी को आया। खबर है कि पूरे देश में चुनाव की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। बुरुंडी में पिछले 15 सालों से एक ही आदमी राष्ट्रपति पद पर बना हुआ है। आरोप है कि उसके शासन के दौरान भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए और सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश के ज्यादातर लोगों की परेशानी और बढ़ गई। खबर है कि इसी वजह से ज्यादा लोग वोट डालने पहुंच गए ताकि देश में बदलाव आ सके। हरियाणा के करनाल से कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंकज पुनिया पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के नेताओं के खिलाफ विवादास्पद ट्वीट करने का आरोप है। इससे पहले करनाल में पंकज पुनिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि पंकज पुनिया ने अपने ट्वीट में धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर अपमानित किया है। कैबिनेट से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को हरी झंडी मिल गई। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के जरिए देश में मछली से जुड़े कारोबार को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि 15 लाख लोगों को रोजगार मिल सके। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर महिलाओं को मस्जिद में जाने की इजाजत देने की मांग की गई, जिस पर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गई। दिल्ली की रोहिणी जेल के एक अधिकारी को भी कोरोना वायरस हो गया, जिसके बाद इस अधिकारी के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया। साथ ही तिहाड़ जेल के रिहायशी इलाके में घर के आसपास की जगह को सील कर दिया गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में अस्पताल से 1.5 महीने बाद अपने घर पहुंचे एक डॉक्टर का परिवार ने आरती उतारकर स्वागत किया। डॉक्टर नितिन की ड्यूटी जिले के कोरोना वायरस अस्पताल में लगी हुई है। बिहार के दरभंगा में क्वारंटीन सेंटर में 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि इस क्वारंटीन सेंटर में करीब 150 लोगों को ठहराया गया है, जिनमें कुछ लोगों के बीच किसी मामूली बात पर विवाद हुआ। इतना बढ़ गया ये विवाद कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि कुछ लोगों ने टेंट के लिए लगाई गई बल्लियों को उखाड़ लिया और मारपीट पर उतारू हो गए। इस बीच कुछ लोगों ने हाथों में पत्थर उठा लिए और दूसरे गुट के लोगों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसे में कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों से पहली मंजिल पर जाते दिखाई दिए। मारपीट के दौरान 2 लोग जख्मी भी हो गए। बताया गया कि बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर इस हंगामे को शांत कराया। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,12,359 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 5,609 मरीज सामने आए हैं, जो 24 घंटे में मरीजों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 132 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा
3,435 तक पहुंच चुका है। कोरोना के 45,300 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। हमारे साथ संवाददाता रवि सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। रवि, ये तो काफी चिंता की बात है क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। देखिए, सबसे ज्यादा जो मामले थे कोरोना के वो एक दिन पहले थे। ये सेकंड नंबर पे है कि सबसे ज्यादा जो मामले आए हैं आज दूसरा दिन ये है कि 5612 मामले आए थे कल ही। 24 घंटे में 5609 मामले आज सामने आए हैं। तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हालांकि रिकवरी रेट भी बढ़ रही है, डेथ की संख्या भी बढ़ रही है। तो आने वाले दिनों में ये संख्या लगातार बढ़ेगी। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी स्वास्थ्य मंत्रालय को, उसमें भी कहा गया था कि भारत में लगातार मामले तो जरूर बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में अभी आशंका है कि और भी तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि टेस्टिंग की जो जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, डिटेक्शन होगा, ये पता लगेगा कि किसके अंदर संक्रमण है या किसके अंदर संक्रमण नहीं है। लेकिन तमाम जो उपाय किए जा रहे हैं कि जिससे कि ये निजात पाई जा सके। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों के तहत दिल्ली और नोएडा के बीच लोगों के लिए बसें नहीं चलाई जाएंगी और पहले जैसी सख्ती ही रहेगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह के उद्योगों को चलाने की मंजूरी दी गई है और सुबह 7 बजे से 10 बजे और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पार्कों को खोलने की मंजूरी भी दी गई। मिठाई की दुकानों और बारात घर खोलने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन शादी समारोह में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगाई गई। इसके अलावा एक कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोगों को बैठने की मंजूरी और बाइक पर 1 को बैठने के निर्देश जारी किए गए। गुजरात के सूरत में जान जोखिम में डालकर कुछ मजदूर चलती ट्रेन पकड़ते नजर आए। ये मजदूर उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे। यहाँ ट्रेन के पहुंचते ही मजदूरों ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगानी शुरू कर दी। ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी अनदेखी कर मजदूर ट्रेन के साथ साथ दौड़ते रहे और मौका मिलते ही एक मजदूर ट्रेन पर चढ़ गया। इसके ठीक बाद एक और मजदूर भी ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन के गेट पर खड़े कुछ लोगों ने भी मजदूरों को हाथ देकर अंदर खींच लिया। इसी तरह कई मजदूर ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। गुजरात में कोरोना संकट के बीच वेंटिलेटर पर सियासत तेज हो गई। यह मामला तब शुरू हुआ जब अहमदाबाद के एक सरकारी अस्पताल ने इन वेंटिलेटरों पर सवाल उठाते हुए सरकार को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद इन वेंटिलेटर पर विपक्ष ने भी राजनीति शुरू कर दी और राज्य में कोरोना वायरस से हो रही मौतों के लिए इन वेंटिलेटरों को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार पर हमला बोल दी। दमन 1 जो पूरे तरीके से कोविड-19 दर्दियों की सारवार के लिए ठीक नहीं है, उसकी वजह से ये मौतें बढ़ रही है। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाते ही गुजरात सरकार ने भी वेंटिलेटर पर अपनी सफाई दी। वेंटिलेटर्स के टेंडर्स बाहर निकाले, उसके अंदर जो टेस्ट उन्होंने जिसका मापदंड रखा था और ये दमन 1 ने इसको बिल्कुल उत्तीर्ण किया है। रेलवे ने 1 जून से रोजाना चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए आज सुबह 10 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। इन ट्रेनों की सूची जारी कर दी गई है। ट्रेनों में पहले से आरक्षण कराने की समय सीमा 30 दिन होगी। ये ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व होंगी। इन ट्रेनों में तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा नहीं होगी। यात्रियों की पहली लिस्ट ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले और दूसरी लिस्ट ट्रेन खुलने के 2 घंटे पहले तैयार होगी। स्टेशन परिसर में दाखिल होने से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी और बिना लक्षण वाले यात्रियों को स्टेशन में एंट्री करने और ट्रेन में चढ़ने की इजाजत होगी। इन ट्रेनों का किराया सामान्य होगा। सफर के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है और लिखा है, रेलवे ने भारत के लोगों के लिए 1 जून से यात्री ट्रेन सेवाओं को बहाल करने का फैसला लिया है। एहतियाती कदम उठाते हुए 200 और ट्रेनें शुरू होंगी। इन ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग 21 मई को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों को गांव भेजने के लिए प्रशासन ने ट्रेन का इंतजाम किया। देश के अलग अलग इलाकों से लौट रहे मजदूरों की भीड़ जुटने से झांसी प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गईं। जिसके बाद इन सभी मजदूरों को एक शेल्टर होम में ठहराया गया। ये लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रहें, इसके लिए फर्श पर गोल निशान भी बनाए गए।
लेकिन भारी संख्या में पहुंचे इन मजदूरों को संभालना प्रशासन के लिए काफी मुश्किल हो गया। शासी प्रशासन के लिए तमाम समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। फिलहाल ये वो मजदूर हैं जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों के हैं। इन मजदूरों ने बताया कि अचानक लॉकडाउन लागू होने की वजह से वो रास्ते में फंस गए थे। बेंगलोर से हम मुंबई आए। मुंबई में 22 तारीख को जो है रेल मंत्रालय ने ट्रेन को बंद कर दिया था। इस वजह से हमारी टिकट कैंसिल हो गई। फिर हम लोग वहाँ पे जो 2 महीना रुके, भूखे प्यासे रहे, बहुत प्रॉब्लम हुआ। गांव लौट रहे इन मजदूरों में कई महिलाएं और बच्चे भी थे और खाने पीने का सामान नहीं होने की वजह से इनकी मुश्किल और बढ़ गई, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से इन लोगों को बिस्किट बांटे गए। बिस्किट पहले महिलाओं और बच्चों के लिए है, उसके बाद। हालांकि लगातार बढ़ते मजदूरों से परेशान हुए अधिकारियों ने भी तुरंत इनको गांव तक पहुंचाने की कोशिश तेज कर दी। ऑलरेडी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, एक-एक करके आराम से लाइन पे जाइए। जिसके बाद इन सभी मजदूरों को एक लाइन में लगाकर रेलवे स्टेशन तक भेजा गया। रेलवे स्टेशनों पर किताबों के स्टॉल और खाने पीने की दुकानों को खोलने की मंजूरी मिल गई है। लॉकडाउन की वजह से ये सभी स्टॉल करीब 2 महीने से बंद पड़े हैं और अब रेलवे ने इन्हें खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि रेलवे स्टेशन के अंदर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर मनाही है। कोलकाता के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में एक डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी की पिटाई की घटना पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेर दिया। ये घटना एक दिन पहले रात में हुई थी। बताया गया कि पुलिसकर्मी ट्रेनिंग स्कूल में कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए इंतजामों से नाखुश थे और अपना विरोध जताने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच इन पुलिसकर्मियों को समझाने के लिए डिप्टी कमिश्नर रैंक के एक अधिकारी वहां पहुंचे, जिनकी गुस्से से आग बबूला पुलिसकर्मियों ने पिटाई कर दी थी। कोलकाता के इस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में कुछ दिन पहले एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिला था और प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों का आरोप था कि कोरोना का मामला सामने आने के बाद न तो वहां ढंग से सफाई हुई और न ही केमिकल का छिड़काव किया गया। इन्हीं मुद्दों पर राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए थे और जब पुलिस महकमे के आला अधिकारी उन्हें समझाने पहुंचे तो प्रदर्शन में शामिल लोगों ने उन्हें दौड़ा दिया था और उन्हें पकड़कर अपना सारा गुस्सा उन पर उतार दिया था। ये लोग अगले दिन सुबह तक डटे रहे और उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा। आखिरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जाना पड़ा और उन्होंने पुलिस वालों को समझाने की कोशिश की। ये मामला सामने आते ही बीजेपी भी हरकत में आ गई। पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तो ममता बनर्जी की पुलिस वालों से हुई बातचीत का वीडियो भी शेयर किया और इस पूरे मामले को राज्य में कोरोना से जुड़े इंतजामात से जोड़ते हुए राज्य सरकार को घेरा। कोरोना संकट काल में कोलकाता में ऐसा पहला मामला सामने आया है जिसमें पुलिस कर्मियों ने ही अपने ही अधिकारी की पिटाई कर दी हो। गुजरात के सूरत में जान जोखिम में डालकर कुछ मजदूर चलती ट्रेन पकड़ते नजर आए। ये मजदूर उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे। यहाँ ट्रेन के पहुंचते ही मजदूरों ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगानी शुरू कर दी। ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी अनदेखी कर मजदूर ट्रेन के साथ साथ दौड़ते रहे और मौका मिलते ही एक मजदूर ट्रेन पर चढ़ गया। इसके ठीक बाद एक और मजदूर भी ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन के गेट पर खड़े कुछ लोगों ने भी मजदूरों को हाथ देकर अंदर खींच लिया। इसी तरह कई मजदूर ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। दिल्ली में लॉकडाउन में ढील मिलते ही ई रिक्शा चलाने वाले लोगों ने नियमों की अनदेखी की। सरकार ने एक रिक्शे पर एक ही आदमी को यात्रा करने की इजाजत दी थी, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा चलाने वाले लोग खुलेआम इन नियमों की अनदेखी करते रहे। इन पर पहले की ही तरह यात्रियों की भीड़ नजर आई और किसी ने भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने पर ध्यान नहीं दिया। आज की ताजा खबर में इतना ही।